Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So today in this lecture we are going to complete chapter first of our value addition course स्वच्छ भारत। तो आज हम स्वच्छ भारत का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। ये चैप्टर पूरा हमारा स्वच्छ भारत अभियान के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। इसमें हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कहाँ से हमने इसे अडॉप्ट किया, किस आइडियोलॉजी के साथ हमने इसे अडॉप्ट किया, क्या विज़न है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हमारा होने वाला है गांधीयन फिलॉसफी ऑफ क्लीनलीनेस, यानी गांधी जी की स्वच्छता को लेकर गांधी जी का क्या दर्शन था, गांधी जी की क्या फ़िलॉसफी थी। उसके बाद हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ेंगे कि कब लॉन्च किया गया, कैसे लॉन्च किया गया। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे कि किन किन मिनिस्ट्रीज़ और एजेंसीज़ ने मिल करके स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया है और कौन कौन सी इसमें मिनिस्ट्रीज़ शामिल हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिफरेंट फेजेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान पढ़ेंगे और उसका एवेल्यूएशन कैसे किया गया, उसकी सक्सेस को कैसे एवेल्यूएट किया गया, ये हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी रोल ऑफ स्वच्छाग्रहीज़, यानी लोगों की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑन DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल की, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज, प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एज़ वेल एज़ PDF के अंदर भी अटैच कर दी गई है, वहाँ से भी क्लिक करके आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इसमें गांधीयन फिलॉसफी ऑफ क्लीनलीनेस, यानी गांधी जी का क्या दर्शन था, क्या फ़िलॉसफी थी क्लीनलीनेस को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के उनके क्या विचार थे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन के रूप में जानते हैं, उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। एंड महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही प्रोफाउंड बिलीफ था क्लीनलीनेस के इम्पॉर्टेंस में। उनकी जो फ़िलॉसफी थी, उनका आइडिया ये था कि फ़िज़िकल क्लीनलीनेस वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी, यानी जो इंसान अपने आसपास फिज़िकल क्लीनलीनेस रखता है वो उसकी स्पिरिचुअल प्योरिटी का रिफ्लेक्शन है, यानी अंदर से वो कितना प्योर है, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से वो कितना प्योर है, ये उसकी फ़िज़िकल क्लीनलीनेस में दर्शाया दिखता है। क्योंकि जो इंसान अंदर से पवित्र होगा, अच्छे विचार होंगे उसके मन में, स्पिरिचुअली प्योर होगा, वो अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखेगा, है ना। जब आप अपने अंदर उल्टे सीधे विचार रखेंगे इन्वायरमेंट के प्रति तो आप फिज़िकल क्लीनलीनेस को भी नहीं प्रमोट करेंगे। तो महात्मा गांधी जी की फ़िलॉसफी का आइडिया यही था कि फ़िज़िकल क्लीनलीनेस वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी, राइट। सो गांधी जी बिलीव दैट क्लीनलीनेस इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट बट ऑल्सो मोरल एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, सो ही emphasized the importance of cleanliness in our daily lives and considered it as a fundamental duty of every citizen। और उन्होंने स्वच्छता के महत्व पर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ्स में स्वच्छता के महत्व को एम्फसाइज़ किया। साथ ही उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी कंसिडर किया कि क्लीनलीनेस हमारी हर सिटीज़न की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। And Gandhiji's views on cleanliness were deeply rooted in his understanding of self-discipline, simplicity and social responsibility। यानी उनकी जो समझ थी सेल्फ डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, उनका जो साधारण सरलतम रूप था, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के उनकी जो समझ थी, इन सभी आइडियाज़ के ऊपर उनके जो व्यूज़ थे क्लीनलीनेस को लेकर के, वो सभी इसी आइडियाज़ पर बेस्ड थे। और उनका मानना था कि एक जो क्लीन इन्वायरमेंट है, यहाँ एक स्वच्छ पर्यावरण एक हेल्दी माइंड को कंट्रीब्यूट करता है, एक हेल्दी बॉडी को कंट्रीब्यूट करता है। आपका पर्यावरण स्वच्छ होगा तो आपका ऑरा भी स्वच्छ रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, एक हेल्दी बॉडी रहेगी। एंड क्लीननेस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी। और स्वच्छता किसी व्यक्ति के कैरेक्टर, उसके चरित्र और इंटीग्रिटी का
रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आपका चरित्र अच्छा होगा तो आप अपने पर्यावरण के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे, राइट। So next point is he believed that cleanliness was not just limited to personal hygiene but extended to cleanliness of our surroundings। और उनका ऐसा मानना था गांधी जी का कि क्लीनलीनेस सिर्फ पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड नहीं है कि आप खुद को साफ सुथरा रखें, साबुन से हाथ धोएं, झाड़ू लगाएं, पोछा करें, इससे ये रिलेटेड नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ के भी अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने घरों को क्लीन रखें, नेबरहुड्स को क्लीन रखें, पब्लिक स्पेसेस को भी क्लीन रखें, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और महात्मा गांधी जी ने ये भी एम्फेसाइज किया कि क्लीन इन्वायरमेंट वाज एसेंशियल फॉर पर्सनल एज वेल एज सोसाइटल प्रोग्रेस। यानी पर्सनल यानी स्वयं की किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, समाज के प्रोग्रेस के लिए ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। उन्होंने अपने टीचिंग्स के थ्रू क्लीनलीनेस को एक वे ऑफ लाइफ के रूप में दर्शाया। ही इंस्टिल्ड द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये गांधी जी के बिलीफ थे कि किस प्रकार से स्वच्छता का कितना महत्व है, क्लीनलीनेस का कितना महत्व है, और उनका जो प्रिंसिपल, ये सारे उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो फ़िलासफ़ी थी, इससे वर्तमान यानी आधुनिक भारत को भी इन्फ्लुएंस किया इन आइडियाज़ ने, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन ने। एंड इट हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस द मॉडर्न इंडिया। एंड इसी टीचिंग्स के बेसिस पे हमें फिर स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी गई। हिज टीचिंग्स एंड लेड द फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान, जिसका हमारा स्वच्छ भारत अभियान का एम था कि हम ना सिर्फ फिज़िकल इन्वायरमेंट को ही इम्प्रूव करेंगे, बल्कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव ड्यूटी लोगों में अपनाएंगे अपने क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलेक्टिव ड्यूटी सभी सिटीजन्स की होगी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए एज वेल एज पर्सनल प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो इसी आइडिया के साथ स्वच्छ भारत मूवमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया और इन महात्मा गांधी जी के जो सारे आइडियाज़ थे, इन्हीं आइडियाज़ को इंटीग्रेट करके एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया जाता है जिसको हम क्लीन इंडिया मिशन बोलते हैं, दैट इज़ स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। सो दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी जी। अब हम समझते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हमारा क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान, इसको 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। इस अभियान को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लीन इंडिया मिशन, ठीक है। सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 बाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इसी दिन तो महात्मा गांधी जी के विचारों से क्योंकि हमने प्रेरणा ली, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हमने उनको याद करके इस अभियान को लॉन्च किया। और ये एक नेशन वाइड कैंपेन, क्लीनलीनेस कैंपेन है, जिसका विज़न था कि हम अपने भारत को एक क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाएंगे 2019 तक। क्या विज़न था? टू अचीव अ क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2019, यानी 2019 तक हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे और ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करेंगे, यानी खुले में शौच से मुक्त। जो लोग बाहर टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते, बाहर जाते हैं खेतों में, मैदानों में, वहाँ पे जाके ह्यूमन वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे हम पूरी तरीके से मुक्ति इंडिया को दिलाई जाएगी 2019 तक। ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था स्वच्छ भारत अभियान का, ठीक है। और इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव और क्या था कि हम पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे और सैनिटेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है करंटली, उसको भी और आगे इम्प्रूव किया जाएगा। सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो इस अभियान के अंदर रूरल एंड अर्बन एरियाज़ यानी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया और दोनों अपने क्षेत्रों की रूरल या फिर अर्बन दोनों एरियाज़ के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फिर एड्रेस किया गया। क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के जो इश्यूज़ थे दोनों ही रीजन्स में, उसको एड्रेस किया गया, ठीक है। तो it focused on, the अभियान focused on various aspects of cleanliness including the construction of toilets, waste management and behavioral change। तो अभियान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स हो, यानी लोगों को टॉयलेट्स दिए जाएं, लोगों के घरों में टॉयलेट्स बनाए जाएं ताकि वो बाहर ना जाएं।
ये बेसिकली रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए शहरों में, और लोगों में बिहेवियरल चेंज लाया जाए, क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी थी बाहर जाने की। तो उनको कैंपेनिंग करके उनको समझाया जाए कि अब आप बाहर मत जाइए, घर में ही टॉयलेट बनवाइए और घर में ही सारा निपट लीजिए, ठीक है। सो दिस वाज द मेन फोकस ऑफ द कैंपेन। अब इसका हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था स्वच्छ भारत अभियान का, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसे लॉन्च किया गया और क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था अचीविंग यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, यानी पूरे देश में हमारा एक यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज होगा। एंड द अभियान एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ एंड हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ फॉर एवरी हाउस होल्ड, एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सोफ एंड ओपन डेफिकेशन। यानी इस अभियान के अंतर्गत ये इंश्योर किया गया कि सभी को, हर घर को जो है एक प्रॉपर मेंटेन्ड सेफ़ एंड हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट किया जाएगा। जो ओपन डेफिकेशन की प्रैक्टिस रही है, खुले में शौच करने की जो प्रैक्टिस रही है, लोग सुबह सुबह उठ के बाहर निकल लेते थे, है ना, लोटा लेके, शाम को भी यही करना होता था। तो इसकी जो प्रैक्टिस थी, इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना इस अभियान का गोल था, और एक प्रॉपर सेफ़ एंड हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटी सभी इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड की जाए, लोगों के घरों में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाए जाएँ। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था प्रमोटिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, यानी स्वच्छता को हमें प्रमोट करना है सराउंडिंग्स में, या फिर पर्सनल हाइजीन को मेंटेनेंस जो होती है उसे भी प्रमोट करना है। And it emphasizes the importance of maintaining clean surrounding, proper waste management and adopting hygienic practices in daily life। यानी इस कैंपेन में ये भी एम्फेसाइज किया गया कि लोगों को ये भी संदेश दिया गया कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, क्लीन मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो, और साथ ही लोग अपने डेली लाइफ में एक हाइजीनिक प्रैक्टिस अपनाएं। लोगों को साबुन से हाथ धोना हो गया, गांव में लोग क्या करते थे कि मिट्टी से ही हाथ धो लिया, है ना, राखी से हाथ धो लेते थे लोग, जो राखी होती थी उसी से हाथ आके धो लेते थे। लेकिन इस अभियान के लॉन्च होने के बाद इन सारी चीज़ों पे भी फोकस किया गया कि हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अपनाएं लोग अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज द बिहेवियरल चेंज। दिस वाज द वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। लोगों की आदतों में कैसे चेंज लाया जाए, है ना, क्योंकि लोगों को पहले से ही आदत लगी कि भैया हम तो बाहर जाएंगे चाहे जो हो जाए, हम ये सब ना कर पाएंगे, ठीक है। तो लोगों के बिहेवियर में भी चेंज लाना, इसके लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। एंड द अभियान सीक्स टू ब्रिंग अबाउट अ शिफ्ट इन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड क्लीनलीनेस, encouraging individuals to take responsibility for their surroundings। लोगों को अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इनकरेज किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया। उनके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए उनको बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए। गाँव में जा करके टीम जाती थी गवर्नमेंट की, और लोगों को बैठा करके समझाती थी कि भैया बाहर ना जाओ, घर में ही निपट लो जो काम है, ठीक है, बाहर जाके गंदा मत करो। तो बिहेवियरल चेंज वाज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Solid waste management, the campaign aims to promote sustainable waste management practices such as waste segregation, recycling, and proper disposal, creating a cleaner and healthier environment while minimizing the environmental impact of waste। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान में हमने वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो कचरे होते हैं, कूड़े होते हैं, उनको भी मैनेज करने का एक ख्याल रखा है गवर्नमेंट ने। और इस कैंपेन के अंदर हमें वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए इनकरेज किया गया, यानी कूड़ों को अलग अलग करने के लिए हरी डस्टबिन, नीली डस्टबिन, ये दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनको अलग अलग कचरे डालने होते हैं। रिसाइकलिंग को प्रमोट किया गया, डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल को प्रमोट किया गया, ताकि एक हेल्थियर और क्लीनर इन्वायरमेंट मेंटेन रह सके, और पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े इन वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, ताकि कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े और हमारा भारत एक स्वच्छ भारत बन सके। सो दिस वाज ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ हमारी एक क्लीनलीनेस ड्राइव नहीं थी कि सिर्फ साफ़ सफाई कर दो काम ख़त्म हो जाए, झाड़ू लगा दो काम ख़त्म हो जाए,
बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव कैंपेन था जिसमें पब्लिक हेल्थ कंसर्न को भी एड्रेस किया गया, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो इस पे भी ध्यान दिया गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम कंट्रीब्यूट कर सके। इन सभी आइडियाज़ को मेन फोकस में रख के स्वच्छ भारत अभियान को सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और स्वच्छ भारत अभियान ने ये भी समझा, ये भी रिकॉग्नाइज़ किया, स्वच्छ भारत अभियान में इसको भी इम्पॉर्टेंस मिली कि इस कैंपेन का सक्सेस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही एफर्ट से नहीं चल पाएगा, बल्कि ये कलेक्टिव एफर्ट से इसको सक्सेसफुल बनाना है, और इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की भी पहले यही मेंटालिटी होती थी कि हम तो भैया सिर्फ गंदा करेंगे, सफाई करना सरकार का काम है, ठीक है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के बाद आने के बाद लोगों को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू उनको समझाई गई, और सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के कारण ये हमारा अभियान सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। और इस कैंपेन के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है, बल्कि एक कोलैबोरेशन प्रैक्टिस की वजह से ये अभियान सफल हुआ। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सिटीजन्स, इन सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सभी ने मिल करके इस अभियान को सफल बनाया है, और सभी का अपना अपना स्पेसिफिक रोल रहा। लोकल बॉडीज़ ने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसको इम्प्लीमेंट किया, सिटीजन्स ने भी पन्नियों का यूज़ कम किया, है ना, और डस्टबिन्स में अलग अलग करके कूड़े डाले। ये सारी चीज़ें अपने स्पेसिफिक रोल्स में सब ने अपना स्पेसिफिक रोल निभाया, और सभी के इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारा जो इम्पैक्ट है कैंपेन का, सभी लेवल्स के ऊपर एक मैक्सिमाइज्ड इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वच्छ भारत अभियान की क्या था, कब लॉन्च हुआ और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो साफ़ सफाई आपके निजी जीवन में भी ज़रूरी है, और साथ ही इन्वायरमेंट में आप साफ़ सफाई रखें, पब्लिक प्लेसेस पे भी आप साफ़ सफाई रखें, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। सो गुड हाइजीन प्रैक्टिस इज़ फंडामेंटल टू मेकिंग गुड हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए आपको अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। एंड द लैक ऑफ सैनिटेशन लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ लाइक कॉलरा, डायरिया एंड अदर इन्फेक्शंस। और अगर आप सैनिटेशन अच्छे से नहीं करते हैं, खुले में जा कर के शौच करते हैं, कहीं भी खड़े होकर टॉयलेट कर लिया, है ना, ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, इन सभी की वजह से इसमें बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं, कॉलरा, डायरिया और बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं। सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन कॉजेज दीज डिजीज़, एंड क्लीनलीनेस नॉट ओनली इम्प्रूव्स हेल्थ बट ऑल्सो इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्लीनलीनेस की वजह से, स्वच्छता के कारण सिर्फ हेल्थ ही नहीं इम्प्रूव होती है, बल्कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि अब अगर सारी चीज़ें सही तरीके से साफ़ रहेंगी तो आप कहीं भी बाहर निकलेंगे तो एक आपको प्राउड फील होगा कि हाँ, चीज़ें सभी और सारी चीज़ें क्लीन है, कहीं डर्ट नहीं पड़ा हुआ है ना। तो स्वच्छ भारत अभियान सभी के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ करता है। इट आल्सो रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। सो प्रमोटिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन इज़ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। और इस हाइजीन के अंदर क्या आता है? हाइजीन में हमारी पर्सनल हाइजीन, जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, साबुन से हाथ धोना, मेंटेनिंग क्लीन सराउंडिंग एंड अडॉप्टिंग सेफ फूड प्रैक्टिसेस। खाने से पहले आपको हाथ धोना है ना, ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपको साबुन से हाथ धोना है, मिट्टी से नहीं, राखी से नहीं। आपको अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है ना, आसपास जो गंदी चीज़ें पड़ी होती हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है। सो दिस ऑल कम्स अंडर द हाइजीन। अब सैनिटेशन क्या होता है? Sanitation encompasses a provision of safe toilets, proper waste disposal systems and access to clean water and supply। यानी आपके पास सेफ़ टॉयलेट्स हों जहाँ पे आप जा कर के सुबह शाम निपट सकें, ठीक है। आप बाहर ना जाएं और कहीं भी जा कर के गंदा ना करें, पब्लिक प्लेसेस को ख़राब ना करें। आप प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो जहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होते हैं, कचरे जनरेट होते हैं, कूड़े जनरेट होते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके, सड़ाया जा सके। और एक्सेस टू क्लीन वाटर सप्लाई, यानी सभी को साफ़ पानी, पीने का पानी, साफ़ पानी, ये सभी को प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें हमारी सैनिटेशन का पार्ट होती हैं। सो दिस इज़ अबाउट सैनिटेशन एंड हाइजीन।
So hygiene, education and awareness programs are conducted to educate individuals and communities about the importance of hand washing, personal hygiene and maintaining clean surroundings. तो हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गाँवों के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ को एजुकेट करने के लिए उनको हैंड वॉशिंग की इम्पोर्टेंस को बताया जाता है, पर्सनल हाइजीन की मेंटेनेंस के लेकर के बताया जाता है, सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेनिंग की जाती है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं गाँव में, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और एक बहुत बेहतर सुधार देखने को हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इनिशिएटिव एम टू इंस्टिल गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस सच एज रूटीन पार्ट ऑफ डेली लाइफ, देयर बाय रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ वाटर बॉर्न एंड सैनिटेशन रिलेटेड डिजीज़। और इनिशिएटिव जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएटिव था, इसमें हमने लोगों में अच्छी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को डाला है, इंस्टिल किया है और उनके डेली लाइफ के रूटीन पार्ट में इसे शामिल करवाया। और इसकी वजह से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती थी या फिर सैनिटेशन रिलेटेड डिजीज़ होती थी, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बहुत अब कम ही होते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ एंड सैनिटेशन रिलेटेड इशूज़, ठीक है। तो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा, क्रूशियल एस्पेक्ट रहा इस कैंपेन का। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉयलेट प्रोवाइड किए गए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, कम्युनिटी टॉयलेट्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन विलेज एरियाज़ एज वेल एज़ इन अर्बन एरियाज़। तो जहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलरली, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी, जो पिछड़े जाति के लोग होते थे जिनके पास पैसे नहीं थे, तो सब के लिए जो है गवर्नमेंट ने फंड्स दिए, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाए, ठीक है, ताकि लोग उसका यूज़ कर सकें, बाहर ना जाएं और भारत को हम स्वच्छ बना सकें। तो इस कैंपेन में लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को भी एड्रेस किया गया। ओपन डेफिकेशन जिसकी वजह से होता था, है ना, लोगों के पास बजट नहीं होता था, कुछ लोग अनएजुकेटेड थे इसलिए बाहर जाते थे। तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस किया गया है हमारे क्लीन इंडिया मिशन में, और particularly in rural regions. By providing access to clean and safe toilets, the campaign led to restored dignity and privacy of individuals, especially women. तो वुमेंस के केस में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। रूरल एरियाज़ में उनको बाहर जाना पड़ता था, सुबह अंधेरे में ही उठ के शाम को जाना पड़ता था, है ना, क्योंकि घर में टॉयलेट्स नहीं होते थे। तो स्वच्छ भारत अभियान के आने के बाद जब सभी के घरों में टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए, तो इसकी वजह से हमें वुमेंस के लिए उनकी डिग्निटी और प्राइवेसी को रीस्टोर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली इस कैंपेन के वजह से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस की स्वच्छता कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, पर्सनल हाइजीन एज वेल एज सराउंडिंग्स की जो सैनिटेशन मेंटेनेंस है उसको लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने जो वेस्ट है, अपना जो कचरा है, वो इस तरीके से मैनेज करें ताकि जब तक उसको हम पूरा यूज़ ना कर लें, अनयूजेबल ना हो जाए वो कचरा, तब तक उसको हम बार बार रिसाइकिल करके किसी न किसी फॉर्म में यूज़ करते रहें। इसी को बोलते हैं हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। और अगर वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाए तो सेफली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और वो आगे जा कर के इन्वायरमेंट में कोई प्रदूषण ना क्रिएट करें। दिस इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। सो इट इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल फॉर इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। और इस कैंपेन में वेस्ट सेग्रीगेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया एट द सोर्स, यानी जहाँ से कूड़ा जनरेट होता है हम उसे वही अलग कर दें। जैसे मान लीजिए आप केला खा रहे हैं, केले का छिलका जो है वो आप अलग डस्टबिन में डाल दें, जो ग्रीन डस्टबिन होती है वो, उसमें हम गीले कचड़े डाल रहे होते हैं, और जो सूखे कचड़े होते हैं, जैसे आप बोतल में पानी पी रहे हैं या फिर प्लास्टिक के ग्लास में पानी पी रहे हैं, उसे आप नीले डस्टबिन में डाल दीजिए। तो वेस्ट सेग्रीगेशन यानी कूड़ों को अलग अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया इस कैंपेन में। लोगों को इनकरेज किया गया कि आप बायोडिग्रेडेबल सेपरेट करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करें। दोनों
जो यानी ग्रीन डस्टबिन वाले और ब्लू डस्टबिन वाले, सूखे और गीले, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल जिनको सड़ाया जा सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जिनको सड़ाया नहीं जा सकता। तो ऐसे अलग अलग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया लोगों को, ताकि जो बायोडिग्रेडेबल वाली चीज़ें हैं उनसे कंपोस्ट बनाई जा सके, नॉन बायोडिग्रेडेबल को रिसाइकिल किया जा सके या फिर एनर्जी बनाई जा सके, ठीक है। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि सरकार ने रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया, यानी हम बार बार चीज़ों को रीयूज़ कर लें और रिसाइकिल कर लें। बेसिकली प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ना क्रिएट हो और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग was given a very much importance to reduce the burden on landfills and promote a circular economy approach. तो लैंडफिल्स में जहाँ पे हम ज़मीन के अंदर इन कचड़ों को भर देते थे, है ना, बड़े बड़े गड्ढे खोद करके पन्नियों को, प्लास्टिक्स को वहाँ पे दबा दिया जाता था लैंडफिल में। वहाँ पे भी उनका बर्डन रिड्यूस हो सके, वहाँ पे भी कम कचरा पहुँचे, इसलिए रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, इनको प्रमोट किया गया। बहुत सारी और मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी सेटअप की गई इसको अचीव करने के लिए इस कैंपेन में। और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को अपना करके और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट करके इस कैंपेन ने ऐसा लक्ष्य रखा कि हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, जो कूड़ों का, कचड़ों का, वेस्ट का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और एक क्लीनर और ग्रीनर इंडिया बन सके हमारा, ठीक है। सो दिस वाज सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है इसमें हमारा एजेंसीज एंड नोडल मिनिस्ट्रीज़ फॉर स्वच्छ भारत अभियान। तो मोदी जी ने आके लाल किले से भाषण दे दिया, इसी से तो काम हो नहीं जाएगा, है ना। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ इसमें शामिल हुई, बहुत सारी एजेंसियों को लगाया गया, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हुआ, सेंटर एज वेल एज स्टेट एज वेल एज लोकल लेवल्स की गवर्नमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सब ने योगदान दिया, तब जा कर के हमारा स्वच्छ भारत अभियान एक सक्सेसफुल कैंपेन बना। सो द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान रिक्वायर्स द कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। सभी लेवल्स पे, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो या फिर लोकल गवर्नमेंट्स हों, सभी के कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट थी स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में। और इन सभी एंटिटीज़ ने साथ में मिल कर के काम किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और इन पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया गया अंडर द इनिशिएटिव अंडर द अभियान। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हमारी इन्वॉल्व थी स्वच्छ भारत अभियान में। तो पहली जो इसमें मिनिस्ट्री थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सर्व एज अ नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्वच्छ भारत अभियान इन अर्बन एरियाज़। तो शहरी क्षेत्रों में यानी अर्बन एरियाज़ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को ये पूरा काम सौंपा गया। एक की मिनिस्ट्री थी जिसको अर्बन एरियाज़ में स्वच्छ भारत अभियान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसमें इस मिनिस्ट्री ने टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन का काम देखा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखा और क्लीनलीनेस इनिशिएटिव जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ थी उनकी हेल्प से क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स चलाए। तो ये पूरा काम जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसने ये पूरा काम किया, टॉयलेट बनवाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना या फिर लोकल बॉडीज़ के साथ मिल करके अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाना। और मिनिस्ट्री के द्वारा टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई और फंड्स भी दिए गए ताकि सैनिटेशन के जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट एजेंसीज़ के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बन सके, इसलिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई। तो ये थी हमारी पहली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि अर्बन एरियाज़ में पूरे अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी।
नेक्स्ट आता है हमारा रूरल एरियाज़ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इनको हम हिंदी में बोलते हैं जल शक्ति मंत्रालय, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसका फोकस रूरल एरिया के सैनिटेशन पे था। इट फोकसेस ऑन रूरल सैनिटेशन, जहाँ पे लोगों को हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए, उनके बिहेवियर चेंज में और कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए रूरल एरियाज़ के अंदर। और इसका पूरा काम, इसका पूरा ज़िम्मा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशंस देख रही थी। हाउस होल्ड, हर घर में शौचालय हो, हर घर में जो है सबका बिहेवियर चेंज हो, हाइजीनिक एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस लोग अपनाए। दिस वाज ऑल ओवरसीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई, लोगों को फंड्स दिए गए ताकि आप अपने घर में, आपके पास पैसे नहीं है तो हमसे पैसा लो, सरकार से पैसा लो और टॉयलेट बनवाओ, लेकिन बाहर ना जाओ, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट भी दिया गया और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स भी लिए गए और सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट किया गया रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। So it plays a crucial role in the campaign by promoting sustainable waste management practices, environmental conservation, and creating awareness about the link between cleanliness and environmental sustainability. तो environment, forest and climate change की जो मिनिस्ट्री थी, ये जो मंत्रालय है, इसने पूरा जो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का काम था ये इसके ज़िम्मे था। और जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के, पर्यावरण को कैसे हमें कंजर्व करना है, उसमें हमें सस्टेनेबिलिटी कैसे लानी है, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया गया इस मिनिस्ट्री के द्वारा। और जो क्लीनलीनेस है यानी स्वच्छता और इन्वायरमेंट, पर्यावरण, दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे ये दोनों आपस में सस्टेनेबल होते हैं। जितना हम स्वच्छ रखेंगे अपने इन्वायरमेंट को, उतना ही ज़्यादा स्वच्छता हमें दिखाई देगी, साफ़ सफाई हमें दिखाई देगी, और इससे फिर हम इन्वायरमेंट को भी कंजर्व कर पाएंगे, है ना। क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा तो इन्वायरमेंट पे सस्टेनेबिलिटी आएगी और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो आगे की जनरेशन्स के लिए भी प्रॉपरली यूजेबल होगा, ठीक है। और दिस मिनिस्ट्री सपोर्ट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और गार्बेज मैनेजमेंट का सारा काम, पॉल्यूशन कंट्रोल का सारा काम, और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने का पूरा काम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में था, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें एजेंसी आती है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसका क्या काम था, CPHEEO, ये बेसिकली एक टेक्निकल विंग है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। और ये टेक्निकल विंग है तो ये पूरा इसका टेक्निकल असिस्टेंस का काम था इस ऑर्गेनाइजेशन का। इसने टेक्निकल असिस्टेंस दी, गाइडलाइंस दिए और स्टैंडर्ड्स दिए ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल था। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ का क्या योगदान था इस अभियान में। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसे कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं शहरों में, बड़े शहरों में, फिर छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं या नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर निगम होता है। इसमें भी इनकी जो लोकल बॉडीज़ थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटीज़, इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया स्वच्छ भारत अभियान को लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में। और इनका जो मेन जुरिस्डिक्शन था वो था वेस्ट मैनेजमेंट का, पब्लिक टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करने का, एज वेल एज क्लीनलीनेस मेंटेन करने का अर्बन एरियाज़ में। जैसे दिल्ली के अंदर MCD सारा काम देखती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो MCD के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम होता है, लोगों के घरों से जा कर के कूड़ा इकट्ठा करना, अपने MCD की गाड़ियाँ देखी होगी दिल्ली के अंदर बहुत सारी, तो वेस्ट मैनेजमेंट का काम MCD का होता है, अर्बन लोकल बॉडी है। और पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने का काम नगर पालिका की जो टॉयलेट्स होते हैं आपने शहरों में देखे होंगे,
पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करने का काम, और अर्बन एरियाज़ में जितनी भी साफ़ सफाई से रिलेटेड का काम है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ देखती हैं। इसी तरीके से स्टेट सैनिटेशन डिपार्टमेंट होते हैं। स्टेट सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सो ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ डेडिकेटेड स्टेट सैनिटेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्वच्छ भारत अभियान एट स्टेट लेवल। और ये जो स्टेट डिपार्टमेंट्स होते हैं ये फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ मिल करके और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके काम करते हैं ताकि इस कैंपेन को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। लास्ट में इसमें हमारा रोल आता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। ये तो थे सारे सरकारी वाले। अब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs होते हैं हमारे, जैसे सुलभ इंटरनेशनल, इसके टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किए गए इंडिया के अंदर। सुलभ शौचालय आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। तो ये स्वच्छ भारत इनिशिएटिव को सुलभ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, इसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जगह जगहों पे टॉयलेट बनाए गए ताकि लोगों को अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो वो कम्युनिटी टॉयलेट में आके अपना काम निपटा सकते हैं। इसी तरीके से गूंज एक NGO है, उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया स्वच्छ भारत अभियान के कैंपेन में। और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन NGOs ने फिर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए, क्लीनिनेस ड्राइव्स भी कंडक्ट किया इन्होंने, और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट किया गया इन सभी NGOs के द्वारा, ताकि हम इंडिया को एक सैनिटेशन एंड हाइजीनिक इंडिया बना सकें। ठीक है, एक हम क्लीन इंडिया बना सकें अपने भारत को। ठीक है, तो ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सभी ने मिल करके, सभी का अपना अपना रोल है जो मैंने अभी आपको बता दिया। सभी ने मिल करके, इन सभी एजेंसीज़ एंड नोडल मिनिस्ट्रीज़ ने मिल करके स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया है। तब जा कर के हमारा स्वच्छ भारत अभियान इतना सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट है हमारा फेजेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान को अलग अलग फेजेस में लॉन्च किया गया, अलग अलग चरणों में लॉन्च किया गया। अलग अलग फेजेस के अपने स्पेसिफिक टारगेट्स थे, अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थी जिस पे फोकस किया गया, और फिर उनको अचीव करने की, उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश की गई, ताकि एक सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव अप्रोच को अपना करके, है ना, जो हम गोल रखें वो अभियान के अंदर उसे हम अचीव कर सकें, जिसकी वजह से हमें एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिली इस अचीवमेंट को लेकर के टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ अ क्लीनर इंडिया। तो 2 फेज़ इसमें मेन है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। करेंटली फेज़ 2 इज़ गोइंग ऑन। तो फेज़ 1 जो है हमारा, वो जब से लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक फेज़ 1 चला हमारा। फेज़ 1 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन लास्टेड टिल अक्टूबर 2019। और फर्स्ट फेज़ का ये एम था कि हम इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करेंगे फुल्ली, यानी पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त डिक्लेयर किया जाएगा। कोई भी बाहर जाके ह्यूमन वेस्ट डिस्चार्ज नहीं करेगा, ह्यूमन एक्सक्रेटा डिस्चार्ज नहीं करेगा। सब लोगों को शौचालय दिए जाएंगे और सब लोग अपने घर में ये सारी चीज़ें करेंगे। सो द फर्स्ट फेज़ एम्ड टू अचीव ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। 2019 तक हमने ये अचीव करने का टारगेट रखा, और 2019 में जब हम महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे, तो हमने फिर इसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स के थ्रू सेलिब्रेट किया, और लगभग 89.9 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए इन 5 सालों के दौरान। और जो ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट फेज़ का, इसमें गवर्नमेंट ने ये भी ऑब्जेक्टिव रखा कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करेंगे, यानी जो हाथ से मल हटाने का काम है, उसे सफाई कर्मचारी होते हैं या फिर जो पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं उनसे मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई जाती है, उसको इरेडिकेट किया जाएगा। अवेयरनेस जनरेट की जाएगी और लोगों के बिहेवियर में चेंज लाया जाएगा सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को लेकर के, और लोकल लेवल पे जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। सो दिस वाज द फेज़ 1 जो 2019 तक चला हमारा, और इसमें हमने ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया का स्टेटस अचीव किया। अब फेज़ 2 लॉन्च किया गया। उसके बाद फेज़ 2 जिसको
2021 और 24-25 के बीच 24-25 तक जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको। इस फेज़ 2 रन किया जाएगा और इसमें हम सॉलिडिफाई करेंगे जो हमारी फ़ेज़ 1 की जो अचीवमेंट है, जो हमने अचीव किया है, उसको और ज़्यादा हम मजबूत बनाएंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड फेज़ के अंदर ये एम रखा गया है कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो स्टेटस है, खुले में शौच से मुक्त, सभी के घर में शौचालय, ये स्टेटस बना रहेगा और सभी लोग अपने घर में टॉयलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अब इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, और जो वेस्ट जनरेट होते हैं सूखे गीले कचड़े, उनको भी मैनेज करने की अब प्रैक्टिसेस लोगों में डाली जाएंगी। साथ ही साथ जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी लाइफ्स में भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। ये हमारे फेज़ सेकेंड के गोल में शामिल है। और द मिशन इज़ एम्ड एट प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स टारगेट 6.2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 लिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस 2015। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए गए थे कि 2030 तक हमें इन सारे गोल्स को अचीव करना है, सभी नेशंस को अचीव करना चाहिए। और अब अगर उनको अपनी कंडीशंस अच्छी बनानी है तो लगभग 18-19 गोल्स बताए गए थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसमें हमारा गोल नंबर 6 जो था वो क्लीनलीनेस को से रिलेटेड था। और उसमें गोल नंबर 6 में 6.2 के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस दी गई थी, जिसको कहा गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू 2030 तक हमें इन चीज़ों को अचीव करना है। लेकिन इंडिया ने 2019 में ही हमारा जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो सेटअप किया गया, उसको हमने 2019 में ही अचीव कर लिया। ठीक है, अगर आपने EVS पढ़ी होगी, इन्वायरमेंटल साइंस, तो आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अगर नहीं पता है तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। तो बाय अचीविंग द लोएस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस इन 2019, इंडिया अचीव्ड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6.2 जो वाज रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड हाइजीन health target in record time 11 years ahead of United Nations SDG Sustainable Development Goal टारगेट ऑफ 31 दिसंबर 2030। यानी जो यूनाइटेड नेशन ने 2030 का टारगेट दिया था कि तब तक जो है सबको, सभी कंट्रीज़ को ये गोल अचीव करना चाहिए, हमने 11 साल पहले ही लोवेस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी हमारी अचीवमेंट रही भारत में। तो ये 2 फेजेस थे स्वच्छ भारत अभियान के। अगला आता है इसमें हमारा इवैल्यूएशन कैसे किया गया, है ना। कैंपेन तो लॉन्च हो गया, मिनिस्ट्रीज भी शामिल हो गई, फंड्स भी दे दिए गए। इवैल्यूएट कैसे किया गया, यानी इसकी जो प्रोग्रेस थी उसको कैसे एसेस किया गया, कैसे पूरा मॉनिटर किया गया इस प्रोजेक्ट को। तो इवैल्यूएशन किसी भी चीज़ में और मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कैंपेन की प्रोग्रेस और उसकी इम्पैक्ट को समझने के लिए, जानने के लिए। और ये जो इवैल्यूएशन है, इस इवैल्यूएशन को बहुत सारे मीन्स के थ्रू कंडक्ट किया गया, सर्वेज करवाए गए, डेटा एनालिसिस किया गया और बहुत सारे मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म यूज़ किए गए, जिसमें इम्प्लीमेंट करने के बाद हर साल सर्वे करवाया जाता है। इसमें पहला है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण। आपने कई सारी जगहों पे दीवालों पे पेंटेड देखे होंगे स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। तो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है उसके बारे में तो कभी दिखे तो रुक करके पढ़िएगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ये एक एनुअल सर्वे होता है। स्वच्छ भारत अभियान के लॉन्च होने के बाद ये करवाया जाने लगा, ये सर्वे इवैल्यूएट करने के लिए। सो स्वच्छ सर्वेक्षण इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव क्लीनलीनेस सर्वे, इस कंडक्टेड एनुअली, हर साल कंडक्ट किया जाता है। टू रैंक सिटीज़ एंड एसेस देयर प्रोग्रेस, सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है इस सर्वे के थ्रू जो डेटा मिलता है, और उनकी प्रोग्रेस को एसेस किया जाता है, उनको मेज़र किया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में और सिटीजन्स के फीडबैक के बेसिस पे।
जो सिटीज़न का फीडबैक होता है इस सर्वेक्षण के सर्वे में, और साथ ही साथ उस सिटी का सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके, इन तीनों चीज़ों को इवैल्यूएट करके सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है, सब स्वच्छता में सबसे पहला स्थान कौन से शहर को प्राप्त है। तो इंदौर अभी रिसेंटली इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला था, पहले नंबर पे वो सिटी को रैंक किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्वच्छ सर्वेक्षण के सर्वे के थ्रू इवैल्यूएट की जाती हैं। सो द सर्वे इनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन अमंग सिटीज़ एंड प्रमोट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन क्लीनलीनेस ड्राइव्स। और जो स्वच्छ सर्वेक्षण के जो सर्वे होता है, इस सर्वे के थ्रू सिटीज़ में एक तरीके से कंपटीशन भी रहता है कि हम इतना पीछे हैं, फ़लानी सिटी इतना आगे है, तो अब अगली बार हम और इम्प्रूव करेंगे, अपनी जो क्लीनलीनेस इनिशिएटिव्स है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और प्रमोट करेंगे चीज़ों को, ताकि हमारी भी अच्छे सिटीज़ में रैंकिंग हो सके। तो इस सर्वे की वजह से, इवैल्यूएशन की वजह से एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहता है सिटीज़ के अंदर। और गवर्नमेंट, हमारी सरकार अलग अलग टाइम्स पे जो है डेटा कलेक्ट करती रहती है कि कितने टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए और कितना कमी आई ओपन डेफिकेशन में, और वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये डेटा कलेक्ट करके इवैल्यूएशन किया जाता है सर्वेस के थ्रू, और ये इवैल्यूएशन हेल्प करता है कि इस अभियान में और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसकी प्रोग्रेस कितनी हुई, टू प्रोग्रेस द एसेस द प्रोग्रेस ऑफ दिस अभियान एज वेल एज उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है कि हमें और कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस पूरे कैंपेन में, और क्या हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी चाहिए ताकि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके स्वच्छ भारत अभियान का। तो इवैल्यूएशन से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं गवर्नमेंट को। और स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंदर हमें गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया। स्वच्छता ऐप पे जा कर के सिटीजन्स जो है अपनी क्लीनलीनेस, स्वच्छता से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई वो मॉनिटर कर सकते हैं, एंड दे कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट इन देयर एरियाज़। उनके एरियाज़ में क्या कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, या क्लीनलीनेस क्लीन स्वच्छता को लेकर के क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए उनके एरियाज़ में, ये सारी चीज़ें स्वच्छता ऐप पे जा कर के सिटीजन्स देख सकते हैं। साथ में अगर स्वच्छता से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो उस ऐप पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इवैल्यूएट करने के लिए इस कैंपेन में टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया। तो अगली बार से आप लोग भी स्वच्छता ऐप यूज़ करें, ठीक है। जो भी इश्यूज़ होते हैं क्लीनलीनेस को लेकर के उसको भी रिपोर्ट करें, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके और इस अभियान के थ्रू और ज़्यादा बेहतर चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाए। फिर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इसमें आते हैं, जो इवैल्यूएशन को लेकर के सर्वेस कंडक्ट करते हैं और इस पूरे स्वच्छ भारत अभियान का कितना इम्पैक्ट पड़ा इसको एसेस किया जाता है। एंड दीज असेसमेंट्स एनालाइज द कैंपेन्स आउटकम इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, रिडक्शन इन ओपन डेफिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड चेंजेस इन हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो ओवरऑल सभी चीज़ों में कितना बदलाव आया, कितना ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में रिडक्शन हुआ, कितना टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया गया, वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजीज़ और लाई गई, कितना हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके लिए सर्वे टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाता है इस पूरे कैंपेन को, मॉनिटर कैसे किया जाता है। तो ये सर्वेस और डेटा एनालिसिस के थ्रू बेसिकली किया गया। नेक्स्ट इसमें है हमारा रोल ऑफ स्वच्छाग्रहीज, यानी सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है इस अभियान के अंदर। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो सक्सेस है, इसकी जो सफलता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन से ही नहीं हो पाएगी, इसमें सिटीज़न के पार्टिसिपेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है।
तो स्वच्छ भारत अभियान डिपेंड्स ऑन एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। हर इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना चाहिए हमें क्लीन और हाइजीनिक इंडिया बनाने में। तो इसमें स्वच्छाग्रही बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया गया इस क्लीन इंडिया मिशन में, जिसमें स्वच्छाग्रही बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए, लोगों को और इंस्पायर भी करते हैं, अदर पीपल्स को भी इंस्पायर करते हैं और अपनी जो सराउंडिंग्स है उसकी ओनरशिप, उसका जिम्मा स्वयं लेते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, एक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस एज वेल एज सैनिटेशन प्रैक्टिसेस अपनाएंगे, लोगों को इंस्पायर भी करेंगे और क्लीननेस को एक्टिवली प्रमोट करने में भी हेल्प करेंगे। ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ग्रुप्स को स्वच्छाग्रही बोला जाता है, ठीक है। और इस कैंपेन के थ्रू लोगों को, इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाता है कि वो अपनी उस सराउंडिंग्स की ओनरशिप करें, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने की ओनरशिप लें और एक पॉजिटिव चेंज आ सके ग्रास रूट लेवल पे सिटीजन्स के पार्टिसिपेशंस के थ्रू, ठीक है। तो सिटीजन्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें से हम कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। पहला है अडॉप्टिंग क्लीन एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो सिटीज़न को इनकरेज किया जाता है कि आप एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखिए, खुद पहले साफ़ सफाई रखिए, खुद स्वच्छ रखिए, पर्सनल हाइजीन आपका मेंटेन रहे, हैंड वॉश कीजिए, आप प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कीजिए और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। ये आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना है और टॉयलेट को यूज़ भी करना है, ठीक है, बनवा के नहीं छोड़ देना है। सो इंडिविजुअल्स आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ टॉयलेट्स इन देयर हाउस होल्ड्स एंड एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन। तो ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करने के लिए सिटीजन्स को एम्पावर किया जाता है कि आप अपने घर में हाउस होल्ड्स में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाइए और उसको यूज़ कीजिए। इसकी वजह से ना सिर्फ प्राइवेसी, सेफ्टी और डिग्निटी मेंटेन होगी, बल्कि डिजीज़ को भी स्प्रेड होने में उनकी कमी आएगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी और इन्वायरमेंट भी हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए स्वच्छाग्रही हर सिटीजन्स की, वो है पार्टिसिपेटिंग इन क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़। यानी क्लीनलीनेस जितने इनिशिएटिव्स होते हैं, कहीं भी आपको स्वच्छता से रिलेटेड कोई भी कैंपेन दिखता है तो आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। या सिटीजन्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल बॉडीज़, NGOs के थ्रू या फिर कम्युनिटी ग्रुप्स के द्वारा। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है तो आपको भाग नहीं जाना है कि भैया हम तो झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम तो गंदा ही करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं करना है, बल्कि सिटीजन्स को क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली। इसमें पब्लिक स्पेसेस को क्लीन रखना हो गया, या फिर वेस्ट सेग्रीगेट करना हो गया, या फिर रिसाइकलिंग को प्रमोट करना हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ शामिल हैं। अगली जिम्मेदारी बनती है स्वच्छाग्रही की कि आपको क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको रिपोर्ट करना है। कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं, है ना। सिटीजन कैन यूज़ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज स्वच्छता ऐप और हेल्पलाइन नंबर्स टू रिपोर्ट क्लीनलीनेस रिलेटेड इशूज़ इन देयर एरियाज़। आपके एरियाज़ में, आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है स्वच्छता से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, उसको आप स्वच्छता ऐप से टेक्नोलॉजी के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं उन इश्यूज़ को, ताकि गवर्नमेंट को और चीज़ों के बारे में पता चल सके कि कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग फिर एडजस्टमेंट किए जाए। फिर इन जो प्रॉब्लम्स होती है, रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ या फिर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहीं वेस्ट का लिटरिंग हो रही है, स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा अगर कचड़े फैल रहे हैं, कहीं भी पन्नियाँ फेंक दी जा रही हैं, कहीं भी रैपर पड़े मिल रहे हैं, तो सिटीजन्स को, अथॉरिटीज़ को हेल्प लेकर के इन सारी चीज़ों के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, इन चीज़ों को रिपोर्ट करनी चाहिए और क्लीनलीनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करनी चाहिए। तो एज अ स्वच्छाग्रही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट इज़ आपको इनकरेज करना है, लोगों को इंस्पायर करना है। इससे पहले आपको खुद को इंस्पायर करना है कि भैया हम करेंगे, कम से कम लोगों को इंस्पायर उसके बाद करना है।
तो सिटीजन्स अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबरहुड्स को इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं, ताकि हम एक स्वच्छ भारत बना सके। उनको एग्ज़ाम्पल्स दे करके कि उस सिटी में लोगों ने अपने सारी चीज़ों को मैनेज किया, ओपन डेफिकेशन नहीं किया, इसकी वजह से फ़लानी सिटी का पहला नंबर आया। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दे करके हम सभी को इंस्पायर कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करके सिटीज़न से इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को कि सभी लोग क्लीनलीनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और अपने आप को स्वच्छाग्रही बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ आप बिहेवियरल चेंज को प्रमोट कर सकते हैं। Citizens can actively promote behavioral change by creating awareness about the importance of cleanliness, hygiene and waste management. तो वेस्ट मैनेजमेंट और हाइजीन और क्लीनलीनेस से रिलेटेड अवेयरनेस फैला के आप गाँव में जाके 5-6 लोग मिल करके कहीं पोस्टर वगैरह लगा के लोगों को कम्युनिटी बिठा करके आप उनको समझा सकते हैं, उनके बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं स्वच्छता को लेकर के या फिर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। आप कम्युनिटी लेवल में इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं, वर्कशॉप्स लगा सकते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए और क्लीनलीनेस की बेनिफिट्स बताने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी स्वच्छाग्रही, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेकर के आप स्वयं को स्वच्छाग्रही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो सभी के पार्टिसिपेशन से हम इंडिया को क्लीन बना पाएंगे। लास्ट में यहाँ पे हमने कंक्लूज़न लिखा है। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कंक्लूज़न में बस यही लिखा हुआ है कि स्वच्छ भारत अभियान हमारा एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है जिसने भारत के क्लीनलीनेस लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है। गांधी जी की फ़िलासफ़ी से ये इंस्पायर्ड है हमारा अभियान, और यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को अचीव करना इस अभियान का एम है, जिसमें हाइजीन को प्रमोट करना है, साथ ही साथ में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करना है। और इस अभियान के अंदर सिटीजन्स को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है ताकि ये हमारा अभियान सफल हो सके। सभी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और स्वच्छाग्रहीज यानी सिटीजन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है एक क्लीन और हाइजीनिक सोसाइटी बनाने में। बाय वर्किंग टुगेदर हम एक स्वच्छ भारत की परिकल्पना कर सकते हैं जहाँ पे क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता एक वे ऑफ लाइफ बन जाए और ये ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ द नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करे। ठीक है। तो ये था हमारा स्वच्छ भारत अभियान। इसके बारे में आपने सारी चीज़ें पढ़नी डिटेल में, कैसे लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, किस आइडियोलॉजी पे ये बेस्ड है और क्या मिनिस्ट्रीज़ थी, फंड्स कैसे दिए गए और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो हमारे सिलेबस में यही सारी चीज़ें थी। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट यू कैन गो थ्रू इट। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑन DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। प्लेलिस्ट की इस कोर्स के प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ में PDF में भी सारी चीज़ें अटैच कर दी गई हैं। आप वहाँ पे भी क्लिक करके एक्सेस कर पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। ठीक है। तो प्लीज़ शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।